हम बात करें सामान्य विज्ञान, यहाँ सबसे पहले जो पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी हालांकि बहुत डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं है, पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको अगर आप बगैर लॉजिक के, बगैर एक्सप्लेनेशन के समझोगे तो वो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। इसलिए कुछ चीजों में हम जहां तक हो पाएगा अपना रीजनिंग, अपना लॉजिक, तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हुए, और इस तरीके से हम कवर करेंगे बायोलॉजी को कि कुछ हमारा क्वेश्चन जो है पेपर में छूटे ना। तो बायोलॉजी ये दो वर्ड से बना है, ये सबको पता होगा आप लोगों को, बायोस और लोगोस। बायोस मींस लिविंग यानी सजीव। तो ये मैं आपको बता रहा था कि बायोलॉजी में हम दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, बायोस और लोगोस। ये बायोस जो है ये वर्ड का मतलब है लिविंग। लिविंग मींस जो सजीव चीजें होती है उसकी बातें करते हैं यहाँ, चाहे वो प्राणी हो चाहे वो पादप हो। और लोगोस मींस स्टडी। सो द स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो आप में से कोई मुझे ये बता देंगे कि बायोलॉजी के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु। अरस्तु सही जवाब है। अरस्तु लिखें या इसी को हम इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखें, इन्हीं को कहा जाता है एरिस्टोटल। तो ये बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान का अध्ययन शुरू किया था, इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बायोलॉजी के मेनली दो क्लासिफिकेशन है, ऐसे तो सब क्लासिफिकेशन कई सारे हैं, लेकिन मेनली हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। इसको हिंदी में कहे तो वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान जैसे कि आप कहते हैं, और जूलॉजी को हम कहें जंतु विज्ञान। अब इन दोनों के फादर कौन है, जंतु विज्ञान के और पादप विज्ञान के? बताएं कोई? जूलॉजी के जो फादर है ये सेम है, एरिस्टोटल। जो बायोलॉजी के फादर हैं यही जूलॉजी के भी फादर हैं, तो इन्होंने सबसे पहली बार जूलॉजी की स्टडी शुरू की थी। तो एरिस्टोटल को हम कहते हैं जूलॉजी का फादर। और अगर बात करें बॉटनी यानी पादप विज्ञान, पादप विज्ञान के जनक या पिता किन्हें कहा जाता है, तो यहाँ नाम आता है हमारा थियोफ्रेस्टस, जो कि अरस्तु के एक छात्र थे, शिष्य थे ये। थियोफ्रेस्टस एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे और इन्होंने सबसे पहली बार प्लांट्स के बारे में एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी, एक क्रमबद्ध अध्ययन शुरू किया, तो इसलिए इन्हें जीव पादप विज्ञान का या बॉटनी का जनक कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इन दोनों से। बायोलॉजी के फादर तो नहीं पूछे जाते, बहुत कॉमन है, लेकिन जूलॉजी और बॉटनी इन दोनों के फादर कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आप नोट कर लें इसको। और हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, याद होगा आप लोगों को, सबसे पहला टॉपिक है कि धरती पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और ये जो धरती है, जो अर्थ है, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ। तो इसको हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ और कैसे यहाँ जीवन की उत्पत्ति हुई। तो आप सबने बिग बैंग थ्योरी का नाम पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। किसी ने सुना है बिग बैंग थ्योरी? एनीवन? तो क्या था बिग बैंग थ्योरी? ये एक ऐसा कंसेप्शन है, हालांकि देखिए ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, इसका कोई मानवीय सबूत नहीं है, किसी ने देखा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम वेरीफाई कर सके, लेकिन प्रोपोजिशंस हैं, आइडियाज हैं, हाइपोथेसिस हैं, सबकी अपनी अपनी कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं। तो मान्यताओं के हिसाब से जो सबसे अधिक माने जाने वाली जो थ्योरी है वो है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे। जी, किसी ने कुछ बोला था, शायद आंसर दिया था इसका, बताएं एक बार फिर। हॉकिंस ने? नहीं, हॉकिंस नहीं थे, स्टीफन हॉकिंस तो इसमें नहीं आएंगे। इसमें ऐसे कुछ नाम था, आप लोगों को शायद देख के याद आ जाए, एडविन हबल।
जी एडविन हबल। एडविन हबल। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ऐसा नहीं है कि याद रखना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें हम याद रखते हैं। थोड़ी रुचि बनाइए और चीजों को आप याद रखने की कोशिश कीजिए, लिंक बना के रहिए तो बिल्कुल याद होंगी चीजें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। और अगर परेशानी आती है तो फिर उसके लिए हम हैं, आपको है ना, जितनी जरूरत होगी उतना सपोर्ट दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बिग बैंग थ्योरी में कहा गया था कि एक बहुत बड़ा धमाका यानी कि एक्सप्लोजन हुआ था। तो एक एक्सप्लोजन हुआ जिसके बावजूद उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि कई सारे हमारे प्लैनेट्स बने, कई सारे जो स्टार्स हैं वो बने, और एक यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड उसका निर्माण हुआ। हमें नहीं पता कि ये यूनिवर्स जो है इसमें कितने और गैलेक्सीज या आकाश गंगा हैं, पर हम अपने आकाश गंगा की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी पृथ्वी आती है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बिग बैंग थ्योरी जब हुआ था, ये हुआ था 20 बिलियन ईयर्स अगो। 20 बिलियन को अगर इंडियन नोटेशन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 20 बिलियन। इसको क्या लिखेंगे, अगर हम इंडियन नोटेशन में इसको कन्वर्ट करें तो 2000 करोड़ साल पहले, 2000 करोड़ वर्ष पहले ये धमाका हुआ था। और इस धमाके के बाद क्या हुआ कि हमारा पूरा यूनिवर्स जो है ये बना था। यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। इंग्लिश में कंफर्टेबल है सब लोग या फिर प्राथमिक भाषा हिंदी कर दी जाए? सर दोनों बता दीजिए। ठीक है, दोनों आगे वाला सर इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं जी, दोनों देख लें आप लोग। दोनों ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यूनिवर्स बना था लगभग आज से 2000 करोड़ साल पहले। कैसे बना था, बिग बैंग थ्योरी हुई थी अकॉर्डिंग टू एडविन हबल। और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका ये मानना है, जो इस थ्योरी में बिलीव रखते हैं। तो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे और साइंस का भी सब्जेक्ट मैटर बन जाता है ये। तो आपको याद रखना है, बिग बैंग थ्योरी के फलस्वरूप आपके ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। इस ब्रह्मांड में आकाश गंगा, पृथ्वी, जितने ग्रह हैं, जितने तारे हैं, वो सब आ जाते हैं। तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके बाद क्या हुआ, लगभग 10 बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, ये जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इसमें ब्रह्मांड का निर्माण क्या क्या हुआ था, इस समय क्या क्या परिवर्तन हुए थे। इस समय हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैस प्रोड्यूस हुए थे। हाइड्रोजन एंड हीलियम वर प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन और हीलियम गैस उत्पन्न हुए थे। और इसलिए आप देख सकते हो अभी कि जो सन है, जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स भी हैं, मार्स, जुपिटर, मरकरी, ऐसे प्लैनेट्स हैं, उनकी आप एनवायरनमेंट की बात करो, उनकी आप बॉडी की बात करो, तो ज्यादातर मात्रा में वहां क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। सन पे तो आपको पता होगा हाइड्रोजन है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया होती रहती है, तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है और हीलियम से वापस टूट के हाइड्रोजन। तो ये सन के ऊपर रिएक्शन चलता रहता है, तो उसको हम नाभिकीय अभिक्रिया या न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है ये प्रोड्यूस हुए थे और इन्होंने पूरे आकाश गंगा को फिल कर दिया था, है ना। गैलेक्सी वाज फॉर्म्ड। जो हमारी मिल्की वे, क्या कहते हैं इसको, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा। तो आकाश गंगा का निर्माण हुआ था और इसके जहां प्लैनेट थे, स्टार थे, उन सब जगहों को जनरली हाइड्रोजन और हीलियम ऑक्यूपाई कर रहे थे, यानी कि इन्हीं दोनों से भरे हुए थे। अब जब ये कंडेंस हुए, कंडेंस होने का मतलब है कि इनका संघनन होना, हिंदी में इसको संघनन कहते हैं, यानी गैसीय अवस्था से कुछ हद तक लिक्विड में जाना और काफी घनत्व का बढ़ना। तो जब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो पास पास आते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो हाइड्रोजन और हीलियम पहले तो काफी दूर दूर थे, मूवमेंट ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हीलियम संघनित होने शुरू हुए, यानी कंडेंस होने शुरू हुए, और उसके बाद हमारे तारे, ग्रह, इन सब का निर्माण हुआ। तो ये ब्रह्मांड के निर्माण में ये कुछ प्रोसेस थे, ये हमें याद रखना है कि कौन सा गैस था जो जिससे हमारे ब्रह्मांड का अधिकतर पार्ट बना है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में पाया जाने वाला, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, एलिमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे ब्रह्मांड में, याद रखना ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ब्रह्मांड में पूछा जाए तो हाइड्रोजन, आपसे अर्थ के क्रस्ट में पूछा जाए तो एल्यूमिनियम, तो अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। यानी कि आपको ध्यान देना होगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई यूनिवर्स में कौन सी गैस ज्यादा है, या फिर वातावरण में, पर्यावरण में कौन सी गैस ज्यादा है, या फिर अर्थ में कौन सा एलिमेंट ज्यादा है। तो अगर हमसे कोई यूनिवर्स में पूछे तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है।
तो ये तो हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब अगर हम बात करें अर्थ का कैसे हुआ, तो अर्थ लगभग 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ वर्ष पहले बनी थी, है ना। 1000 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, यहाँ अर्थ है, अर्थ वाज फॉर्म्ड। तो जब अर्थ बनी थी तो अर्थ पे भी कुछ ऐसा ही था, है ना। जो एटमॉस्फेयर था, मतलब एक तरीके से बोलो कि बिल्कुल क्लियर नहीं था वहां पे कि एटमॉस्फेयर है, अर्थ के आसपास कोई मॉइस्चर थी, हालांकि वाटर वेपर प्रेजेंट थे। इस बात के सबूत हैं, इस बात के प्रूफ हैं हमारे पास कि कुछ गैसेस अर्थ पे प्रेजेंट थे उस समय, लेकिन कोई जो एटमॉस्फेयर जिसको कहते हैं, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अभी जैसे एटमॉस्फेयर या हमारा जो वायुमंडल है वो बंधा रहता है, ऐसा कुछ नहीं था। एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन कुछ गैसेस प्रेजेंट थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी वहां पे। CH4, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर। वाटर वेपर को अगर हम हिंदी में बोले तो जल वाष्प। ये जल वाष्प, जल वाष्प। तो ये कुछ ऐसे गैसेस थे जो उस समय प्रेजेंट थे अर्थ के ऊपर। और एक CO2। सर जी नहीं दिख रहा है नीचे का वो जो लिखे आप। अच्छा, नीचे और ऊपर लिखिए सर। जी अब थोड़ा सा दिख रहा है। सर ये वाटर क्या है सर? वाटर वाटर वेपर, जल वाष्प। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो यहाँ केवल 4 गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और जल वाष्प। ये 4 चीजें अर्थ पे प्रेजेंट थी जब निर्माण हुआ था तब। और कोई एटमॉस्फेयर नहीं था उस समय, यहाँ नो एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का अभाव था। वायुमंडल अनुपस्थित था जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब। और इस समय जो गैसेस प्रेजेंट थी, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इंपॉर्टेंट है याद रखना कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी। तो अब अगर हम बात करें कि कैसे वायुमंडल का निर्माण हुआ, कैसे पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, तो इसमें आप देख लो कहीं ऑक्सीजन गैस नहीं है। यानी जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो यहाँ ऑक्सीजन गैस नहीं थी। तो ऑक्सीजन का कैसे निर्माण हुआ, कैसे ऑक्सीजन बना? क्योंकि आपको पता है जो भी जीवित प्राणी है उन सबके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है, काफी जरूरी होता है। तो हम बात करें कि इन सारे गैसेस का यूज करके किस तरीके से ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, उस चीज को हम देख लेते हैं। ये ऊपर से अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं रब कर दूं इसको। तो हम देखते हैं कि कैसे ये गैसेस जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगी और कैसे वायुमंडल का निर्माण होगा, क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ मॉलिक्यूल्स जो बने, मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड। किसी का माइक सर ऑन है सर? सर आवाज इको हो रही है सर। अच्छा, आवाज इको हो रही है, अभी ठीक है? अब ठीक है सर। तो मॉलिक्यूल्स वर फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। आपको पता है केमिस्ट्री में आबंध बनते हैं जिसको बॉन्ड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसको आबंध कहा जाता है हिंदी में। तो ये बॉन्ड या आबंध है। तो कई आबंध टूटे, इनके बीच में जो ये CO2 है, ये जो CH4 है, ये ऐसे ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास अणु हैं, इन अणुओं के बीच में कुछ बॉन्ड जो थे, कुछ आबंध ये टूटे, कुछ जुड़े और इनसे नए जो कंपाउंड्स है, यौगिक है, उनका निर्माण हुआ। इसके अलावा टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हुआ। जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे करके रिड्यूस हुआ, कम हुआ, है ना। टेम्परेचर रिड्यूस्ड। तो जो शुरुआत में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो चूंकि आपको पता है कि पृथ्वी के गर्भ में जो मैग्मा है, जो लावा है, वो उसका तापमान काफी अधिक है। तो शुरुआत में क्या हुआ कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, यहाँ सरवाइव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ का टेम्परेचर जो है ये कम होता गया, क्योंकि अर्थ से जो टेम्परेचर है, ये ऊर्जा जो है ये विकिरित होती गई। विकिरित यानी कहने का मतलब ये है कि स्पेस में हर तरफ अर्थ से एनर्जी जो है ये फैलती गई, जो हीट होती है वो हर तरफ निकलती गई। तो पृथ्वी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ और हैवी रेनफॉल ये भी हुआ।
बहुत मूसलाधार बारिश हुई, वो भी कई हजारों सालों तक होती रही। तो हैवी रेनफॉल यानी काफी तेज बारिश हुई। तो ये काम जो है, ये जो पृथ्वी के बनने का काम था, ये मैंने आपको बताया 10 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, और लगभग 6 बिलियन ईयर्स तक यही काम चलता रहा। टेम्परेचर कम होता रहा और बारिश जो है ये लगातार होती रही। इसके बाद अर्थ पे कुछ चांसेस बने सरवाइव करने के। तो लगभग ये काम कितने दिनों तक चला? ये काम चला था 600 करोड़ वर्ष तक। 600 या 6000? 600 करोड़ वर्ष। 600 करोड़ वर्ष तक ये काम चलता रहा था। टेम्परेचर जो है ये धीरे धीरे करके कम होता रहा था और बारिश होती रही थी। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो अगर हमसे डेट पूछा जाए कि एग्जैक्ट डेट बताइए कब पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, तो वो हम लिख लें, जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी 4 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 400 करोड़ वर्ष पहले। अभी से 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पे पहली बार जीवन की शुरुआत हुई थी। अब जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में भी अलग अलग थ्योरीज हैं। तो थ्योरीज कौन कौन सी है, कौन कौन से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सब परिकल्पनाएं हैं, इसके बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ये परिकल्पनाएं हैं, तो परिकल्पनाएं अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परिकल्पना देते हैं अपनी अपनी। तो इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, अगर आप देखना चाहें, उसको सीखना चाहें। तो सबसे पहली जो थ्योरी है जीवन की उत्पत्ति की, कि भाई पृथ्वी पर जब कुछ भी नहीं था तो जीवन कहां से आया, आखिर लाइफ कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहली जो परिकल्पना है, जो कंसेप्शन है, वो है पैनस्पर्मिया। उसको हम लिख लें, जीवन की उत्पत्ति पैनस्पर्मिया से हुई थी। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, या एक अलग टर्म यूज किया जाता है इसके लिए, शुक्राणु बीज। ये क्या होता है? ये थोड़ा सा धार्मिक, आप कह दो धार्मिक है ना, धर्म से जुड़ा इसका कंसेप्ट है, और ये एक तरीके से साइंस का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है। इसको हम देख लेते हैं हालांकि यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये साइंस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। इसमें ऐसा माना गया था, इम्प्रैक्टिकल लगता है अगर आप सुनेंगे तो, इसमें ऐसा माना गया था कि पृथ्वी पे स्पर्म की बारिश हुई थी, जो शुक्राणु होते हैं, है ना, जो हर तरह के जीव हैं, आज हमारे पास जितने तरह के जीव हैं, इन सारे जीवों के शुक्राणु यानी कि स्पर्म। तो स्पर्म की बारिश हुई थी, वो भी कहां से? आउटर स्पेस से, फ्रॉम आउटर स्पेस। यानी आउटर स्पेस की बात करें तो अंतरिक्ष से। तो अंतरिक्ष से स्पर्म की या शुक्राणु की बारिश हुई थी, और उस बारिश के बाद पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो ये इम्प्रैक्टिकल लगता है, और ये ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, पर फिर भी कुछ लोगों का ऐसा मानना था, कुछ लोगों ने ये थ्योरी दी थी, तो इसलिए हमने इसको देख लिया। और हो सकता है कि आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन, इससे कुछ क्वेश्चन बना दिया जाए कि पैनस्पर्मिया किस चीज की थ्योरी है, या ये किस चीज को एक्सप्लेन करती है। तो आप याद रखेंगे कि पैनस्पर्मिया जो है ये एक ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को समझाती है ना, उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट जो है ये है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसको देखते हैं क्या है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसको कहा जाएगा अजीवात जीवोत्पत्ति। मैं लिख देता हूं, थोड़ा नाम इसका कंफ्यूजिंग है, तो लिख लेते हैं इसको हम, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी अजीवात जीवोत्पत्ति। अब ये टर्म जो है, कैसे इसका मतलब हम समझे, अजीवात जीवोत्पत्ति का क्या मतलब है। इसका मतलब था, देखिए ध्यान से समझिए आप इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत सारे लोगों, बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा समर्थित है, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है ये कहता है कि डिकेइंग मैटर जो होता है, डिकेइंग यानी कि सड़ी गली चीजों से, यानी डिकेइंग मड जैसे कीचड़, तो जब कीचड़ सड़ा था तो उससे कुछ ऐसी चीजों का निर्माण हुआ था अपने आप, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस एक ऐसा काम होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो अपने आप होता है, इसको बाहर से किसी एजेंट की, किसी की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे काम को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो ये आप नाम से पता कर सकते हो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब अपने आप जीवन की उत्पत्ति हुई, बाहर से कोई भी एजेंट नहीं आया, बाहर से कोई भी क्रियाकलाप नहीं हुआ था। जो मिट्टी थी, यहाँ कीचड़ था, वो सड़ के गल के और उसी से फिर क्या जीवन की
उत्पत्ति हुई। तो ये है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी। तो ये दूसरी थ्योरी है जो अर्थ पे लाइफ के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। तो अगर पूछे कि इसका मेन पॉइंट क्या है, तो हम कहेंगे इसका मेन पॉइंट है कि लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम डिकेइंग मड, यानी सड़े हुए कीचड़ से, है ना, सड़ते हुए, या फिर आप उसको बोल सकते हो हिंदी में डीके को क्या बोलते हैं कि किसी चीज का निम्नीकरण होना, तो निम्न कीचड़ से, है ना, या फिर उस चीज को हम बोल सकते हैं कि गले हुए या फिर टूटे हुए कीचड़ से जब उसके अणु टूटते हैं तो उससे किसका निर्माण हुआ था, लाइफ, है ना, यानी यहीं से जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई थी। ये भी इम्प्रैक्टिकल लगता है लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, बाद में इसको वेरीफाई किया गया है, ऐसा हो सकता है। आप कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि घर में जैसे बॉटल में पानी बहुत दिनों तक हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर अपने आप कीड़े चले जाते हैं, बाहर से तो नहीं डाला किसी ने, और उसका ढक्कन भी जो था बॉटल का वो भी बंद था, तो फिर कहां से आए ये जीव, कहां से आए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहां डिकेइंग मैटर हो, जहां सड़ी गली चीजें हो, वहां पे नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा कई बार देखने को मिला है। तो ये इलॉजिकल नहीं है। अगर आप इसको कहेंगे कि भाई किसी ने कुछ भी बोल दिया, तो ये कुछ भी बोला गया नहीं है, इसका प्रॉपर वेरिफिकेशन है, प्रॉपर प्रूफ भी है इसका, लेकिन उतने डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है। एक और कंसेप्ट है जिसको हम देखेंगे, जो तीसरा कंसेप्ट है पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तीसरा जो पॉइंट है, ये तीसरा क्या है, ये तीसरा है केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि रासायनिक विकास। और इसको तो 100% चेक किया गया है, जांच किया गया है, और ये बिल्कुल सही है। मैं आपको अभी साइंटिस्ट के नाम भी बताऊंगा, इसमें साइंटिस्ट का नाम भी आपसे पूछा जाता है। इन दोनों के बारे में क्लियर नहीं है ना, तो इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट, चूंकि इसका वेरिफिकेशन है, हमारे पास प्रूफ है एग्जैक्टली, है ना, तो इसलिए इसके बारे में आपसे डिटेल से पूछा जा सकता है कि ये किसने दिया है। तो इसका पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका मेन पॉइंट जो है ये क्या है, कि केमिकल इवोल्यूशन में क्या होता है। केमिकल इवोल्यूशन के अंदर कहा गया था कि इनऑर्गेनिक मैटर से, इनऑर्गेनिक यानी अजैविक, इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बन सकता है। अजैविक चीजों से, अजैविक मतलब जो जीवित नहीं है, जो निर्जीव है, तो अजैविक पदार्थों से जैविक पदार्थों का निर्माण हो सकता है। अब जैसे आप कहेंगे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, आपको पता है कि जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है वो अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल से बनता है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कहते हैं उसको, तो इससे बनता है। अब अमीनो अम्ल के अंदर कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स थे अर्थ पे शुरुआत में, ये कौन कौन से थे, मैंने आपको लिखाया था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था। अब आप ध्यान से देखें, आपके पास हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो क्या ऐसा संभव है कि ये चारों जो है ये उलटफेर करके आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड को तोड़ के या फिर जोड़ के किसी भी तरीके से ये चारों आपस में कंबाइन होके अमीनो अम्ल या प्रोटीन का निर्माण कर लें? क्या ऐसा संभव है? तो इसके लिए वेरिफिकेशन किया गया, प्रूफ मांगा गया और बिल्कुल प्रूफ मिला। 1953 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। 1953 में ओपेरिन और हेल्डेन, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये मैं यही लिख दूं। 1953 में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ओपेरिन और एक का नाम था हेल्डेन। ये दो वैज्ञानिक, इन दोनों ने मिलकर इस चीज को, इस केमिकल इवोल्यूशन को वेरीफाई किया, है ना, और इन्होंने थ्योरी ये दी भी थी, प्रतिपादित किया था कि भाई ये थ्योरी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीजें बन जाए, है ना। तो इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ इस फील्ड में, जब ये थ्योरी काफी लोगों का इंटरेस्ट लेने लगी, रुचि लेने लगी, जब लोग इसमें इसकी तरफ आकर्षित होने लगे, तो इस पे एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था बाद में, जिसको किया था 1952 में, और वो एक्सपेरिमेंट इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका भी मैं नाम लिख दूं, 1962, आई थिंक 1962 डेट था, है ना, 1962। तो इसमें मिलर और यूरे, डेट जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, नाम इंपॉर्टेंट है, मिलर और यूरे, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। तो एक तो ओपेरिन और हेल्डेन ने किया था, है ना, 1953 में। तो इन दोनों ने 1953 के अंदर एक
एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को इन्होंने दिया था। उसके बाद मिलर और यूगेल इन दोनों ने मिलकर इसको वेरीफाई किया। इन दोनों ने एक ऐसा एनवायरनमेंट लिया, एक ऐसा, आप सपोज करिए कि एक ऐसा ग्लास से बना हुआ एक कंटेनर बनाया गया जिसके अंदर बाहर से कोई भी दखलंदाजी या बाहर से कोई भी आप कह दो कि इंटरेक्शन ना हो सके, बाहर से कोई भी उसका संबंध नहीं था। और उसके अंदर टेम्परेचर को लगभग उतना ही रखा गया जितना अर्थ पे था शुरुआत में, अंदाजा लगाया गया। और उसमें बारिश कराई गई, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत तेज में वहां मतलब उसमें उनके ऊपर हिट किया गया और उसमें वही गैसेस रखी गई, चारों गैसेस, यही चारों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यही चारों गैसेस रखी गई। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क भी दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि अर्थ पे जब बारिश हो रही होगी तो उस समय हो सकता है कि बिजली भी कड़की होगी, और वो बिजली जो है ये इलेक्ट्रिसिटी थी। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से भी मतलब शुरुआत जिनकी होती है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो विद्युत के उपस्थिति में ही होते हैं। तो इन रिएक्शंस के लिए क्या किया गया, एक बाहर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई। और फिर देखा गया कि कुछ दिनों के बाद इन चारों मॉलिक्यूल से क्या बन गया, अमीनो अम्ल। तो ये वेरीफाई हो गया था कि भाई इनऑर्गेनिक, ये चीजें जो है ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक चीज है यानी अजैविक है, इनमें जीवन नहीं है। पर अमीनो एसिड से आप देख लो, अमीनो एसिड से क्या ज्यादा ऊपर दिखाई नहीं। अच्छा ज्यादा ऊपर हो गया, नीचे लिखता हूं। इसमें क्या हुआ था कि ये जो चार गैसेस थी, ये चारों गैसेस मिला के वाटर वेपर H2O भी लिख लेते हैं, ये चारों मिला के अमीनो अम्ल बन गया था। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, काफी अधिक तापमान रखा, बारिश कराई और ये चारों गैसेस उसके अंदर मेंटेन किए, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की, तो यहाँ से अमीनो एसिड बन गया। अब आप देखें ये जो चीजें होती है चारों गैस, ये अजैविक होती है, इनसे जीवन संभव नहीं होता। लेकिन ये अमीनो अम्ल जो है इससे बन सकता है प्रोटीन, और प्रोटीन से बन सकता है हमारा सेल, है ना। तो मतलब यहीं से दुनिया का पहला सेल बना था, यहीं से पहली बार लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो ये केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी पर शुरुआत में कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी और किस तरीके से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी। तो केमिकल इवोल्यूशन आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी दोनों के हमारे पास इतने प्रूफ नहीं है जितना इसका है केमिकल इवोल्यूशन का। इसलिए हम बोलेंगे कि पृथ्वी पे जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, केमिकल इवोल्यूशन से, है ना। तो पहली बार हमने देख लिया कि लाइफ कहाँ से आया था, पृथ्वी पे जीवन कहाँ से आई, ये यहीं इसी सेल से आई थी। और ये जो पहला सेल बना, आप पूछेंगे इसका नाम क्या था, कौन सा ऑर्गेनिज्म था, ये ऑर्गेनिज्म था बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में बोले तो जीवाणु कहते हैं। ये जीवाणु थे, और ये ऐसे जीवाणु थे जिनको वायु की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ऐसे जंतुओं या प्राणियों को जिन्हें वायु की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं, उनके लिए एक टर्म होता है अवायवीय, अवायवीय, या फिर इंग्लिश में अगर हम इसी चीज को बोले तो एनएरोबिक, एनएरोबिक यानी कि जिसको एयर की जरूरत ना हो, एनएरोबिक। दूसरी बात, ये हेटेरोट्रॉफिक थे, हेटेरोट्रॉफिक थे यानी विषम पोषी थे, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे। अर्थ पे जो मैटर था, जो पृथ्वी पे पहले से चीजें प्रेजेंट थी, उन्हीं को खा के ये सरवाइव करते थे, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे। इनसे बाद में फिर विकास हुआ तो एक दूसरा जीव बना जिसको हम सबका एंसेस्टर माना जाता है, उसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, या फिर हिंदी में बोले उसी चीज को तो नील हरित शैवाल। वो शैवाल जो था वो इसी से बना था, इस बैक्टीरिया से उस शैवाल का निर्माण हुआ था जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो वही जो एल्गी था उसके पास क्लोरोफिल था, और वो क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के काम आया। सबसे पहली बार प्रकाश संश्लेषण हुआ, और उसके बावजूद जो है जो ऑक्सीजन बना, इसके बाद जो ऑक्सीजन बना, जो फोटोसिंथेसिस हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी में या फिर साइनोबैक्टीरिया उसी का नाम है। तो नील हरित शैवाल में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई उसके फलस्वरूप ऑक्सीजन हमारे वातावरण में भरता चला गया, और बाद में जब अन्य तरह के जीव आए पृथ्वी पे तो ये उनके काम आया, ये जो ऑक्सीजन है ये उनके काम आया, और बाद में इसी तरीके से धीरे धीरे करके जीवन और विकसित होता चला गया। अब आप कहेंगे कि एक बैक्टीरिया से डायनासोर कैसे बना और हाथी कैसे बना और इंसान कैसे बना, तो ये चीज जो है ये है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अभी तक तो हम क्या देख रहे थे, केमिकल इवोल्यूशन, ये रासायनिक
विकास था, यानी कि पृथ्वी पर पहली बार जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अब चलेगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो जिसमें जीवों का विकास हम देखेंगे, और इसके बारे में पुस्तक लिखी है किसने, सबको नाम पता होगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि भाई जो जीव है, एक बार अगर बैक्टीरिया बना पृथ्वी पे तो इसका मतलब अब इससे हजारों तरह के जीव बन सकते हैं, क्योंकि नेचर में खुद ब खुद इवोल्यूशन होता रहता है। जैसे प्रजनन होता है, जैसे अगली पीढ़ी आती है तो पुरानी पीढ़ी से कुछ ना कुछ अलग होती है, विकसित होती है। तो इसलिए चार्ल्स डार्विन ने एक बुक भी लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बुक आपसे पूछा जा सकता है किसने लिखी, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार आपने देखा भी होगा, कई पेपरों में ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका नाम हिंदी में नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि पुस्तक है तो वो इंग्लिश में ही कन्वेंशनली उसका नाम चलता है, तो आपसे हिंदी में भी यही लिखा जाएगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, आपका आंसर होना चाहिए चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इसमें बताया गया था कि जो बैक्टीरिया है या जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इससे भिन्न भिन्न तरह के जीव या भिन्न भिन्न तरह के जंतु पादप कैसे बने। तो आई होप कि आपको ये चीज अब क्लियर हो रही हो, थोड़ा सा आइडिया आ गया हो कि किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे पृथ्वी बना, कैसे यहाँ जीवन की शुरुआत हुई, इसके बारे में क्या क्या थ्योरीज हमारे पास हैं। 3 तरह की थ्योरी है, और तीसरी थ्योरी में क्या चीजें की गई थी, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उसके बाद पहला जो ऑर्गेनिज्म था, जो पहला जीव था पृथ्वी पर, वो कौन था, और उससे कैसे अलग अलग जीवों का विकास हुआ। तो यहाँ तक की बातें हमने अभी चर्चा कर ली है। अगर इसमें कोई डाउट हो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं आप लोग, तो मैं दोबारा समझाऊं इस चीज को। एनीवन? क्लियर है सर। सबको क्लियर है? चलिए, तो इसको रख किया जाए, आगे की चीजों पर मूव ऑन करते हैं हम। अब हम एक कंसेप्ट देखते हैं जिसका नाम है पिरामिड ऑफ लाइफ, जीवन का पिरामिड कैसे शुरू होता है। आपने मिस्र का पिरामिड तो पढ़ा होगा सबने, तो अब जीवन का पिरामिड भी पढ़ लेते हैं। जीवन के पिरामिड में क्या कहा गया है, पिरामिड जो होता है ये कोई सिंपल डायग्राम नहीं है। ये पिरामिड जो है ये काफी साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है, और इसमें आपको किसी चीज का मूवमेंट दिखता है, कैसे चरणबद्ध तरीके से उसका विकास हुआ ये दिखता है। तो आपको दिखता है नीचे से ऊपर कैसे मूवमेंट का डायरेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पिरामिड ऐसे तो हम नॉर्मली सीधे सीधे लाइन भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे ऐसे बना सकते थे, ये भी तो रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन हम नीचे वाले को बेस को बड़ा बनाते हैं और ऊपर छोटा होता जाता है, इसका एक अर्थ होता है। ये पिरामिड जो है ये काफी साइंटिफिक फिगर है। तो इसमें हम देखते हैं कि जीवन का पिरामिड, पिरामिड ऑफ लाइफ में क्या है, कैसे जीवन का विकास होता है। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, जीवन का पिरामिड। तो इसमें 12 लेवल बनेंगे, है ना, टोटल नीचे से लेके ऊपर तक 12 लेवल बनेंगे। तो आप लोगों को अगर जरूरी लगे तो बना लें, वरना आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप, लेकिन इसका एक रेफरेंस आप रख लें ताकि आगे कहीं आए तो काम आ जाए। तो सबसे नीचे वाले लेवल पे क्या था, सबसे नीचे वाले लेवल पे जो चीजें होंगी वो होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी परमाणुविक कण। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, परमाणु किससे मिलकर बना होता है, किसी को पता है? एटम किससे मिलकर बना होता है? केमिस्ट्री की बेसिक एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, आप लोग बताएं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। दरअसल तीनों चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। अगर आपसे पूछा जाए नाभिक किससे बना है, न्यूक्लियस, तो फिर आप बोलेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अगर एटम की बात की जाए, परमाणु की, तो परमाणु के अंदर तीनों चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले लेवल पे जो जीवन का पिरामिड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले लेवल पे क्या आ रहा है, सबसे पहले लेवल पे आ रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी परमाणु जिससे बना है वो परमाणुविक कण। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आ रहा है एटम, यानी कि इनको मिला के, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिला के क्या बनता है, एटम बनता है। अच्छा, डिफरेंट एटम्स, एटम को हिंदी में भी लिखना है परमाणु। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है,
मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल यानी कि अणु बनता है। तो ये नीचे से ऊपर कंबाइन होते जा रहे हैं, तो देखो लेवल जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, मॉलिक्यूल। इसके बाद मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं, जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। तो उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स या फिर उसको बोल सकते हैं ऑर्गेनेल्स। जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब कोशिकांग, जो हमारे कोशिका के अंग होते हैं, जिसको जैवाणु भी बोल सकते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये ऑर्गेनेल्स बनते हैं और कोशिकांग को मिला के क्या बनता है, कोशिका। अब जीवन की शुरुआत सबसे पहली बार यही होती है, इसको बोलते हैं द लाइफ लाइन। आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, यह जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इससे पहले की जो चीजें हैं, इनका अस्तित्व तो नहीं होता, ये मतलब जीवित नहीं होते, जीवित मतलब इनके एक तरीके से बोलो इनके पास लाइफ नहीं होती। लेकिन लाइफ सबसे पहली बार किस में आती है, सेल में। सेल एक लिविंग बीइंग होता है, जैसे अमीबा, अमीबा के अंदर एक ही कोशिका होती है पर वो जीवित होता है। और जो अलग अलग सेल्स मिलते हैं तो वहां से क्या बनता है, टिश्यू, ऊतक। और टिश्यू जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ऑर्गन, जिसको बोले हम अंग। जब ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे शरीर में है, ऑर्गन सिस्टम को अंग तंत्र बोलते हैं। हमारे शरीर में जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये अलग अलग तरह के अंग तंत्र है हमारे बॉडी में। तो ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से जीव बनेगा। जब ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को, जैसे हमारे शरीर में कई सारे अंग तंत्रों को मिलाया गया तो हम एक जीव की तरह हम निर्मित हुए हैं। इसके बाद ऑर्गेनिज्म के बाद क्या आएगा, ऑर्गेनिज्म के बाद हम बोल सकते हैं या तो पॉपुलेशन, जिसको हिंदी में बोले तो जनसंख्या, कई सारे ऑर्गेनिज्म को मिला के जनसंख्या। इससे ऊपर के लेवल पे कम्युनिटी, जिसको बोले समुदाय। और सबसे ऊपर के लेवल पे आपने टर्म सुना होगा इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारितंत्र, इसको कहेंगे पारितंत्र। तो ये हमारा पूरा जीवन का पिरामिड है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चीजें चलती है, पर लाइफ इसमें 5th स्टेज पे आती है। और इसके बाद धीरे धीरे करके इन सब में लाइफ होती है, इन सब के अंदर लाइफ हो सकती है, पर सबसे पहली बार लाइफ जो होता है ये सेल्यूलर लेवल पे आता है। तो ये पिरामिड ऑफ लाइफ कहलाता है। इसमें ये 12 अलग अलग लेवल हैं। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति जो है ये किस प्रकार से हुई और कैसे धीरे धीरे सब एटॉमिक पार्टिकल से डेवलप होते होते किस तरीके से ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म का जब ग्रुप बना तो पॉपुलेशन कैसे बना, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। तो ये आप एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी एक पार्ट समझ सकते हो, वहां भी ये चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसको आप याद रखना। और जीवन सबसे पहली बार किस, मतलब सबसे पहली बार इस पिरामिड में कहाँ पे जीवन आता है, सेल में आता है। अगर कोई पूछे कि कोई मॉलिक्यूल जीवित हो सकता है क्या, क्या किसी मॉलिक्यूल के अंदर जीवन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई प्रोटीन जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन कोई सेल जिंदा हो सकता है ना। एक कोशिकीय जीव के बारे में हम जानते हैं, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ऐसे जीव जीवित होते हैं। यानी कि जो 5वां लेवल है, नीचे से 5वां लेवल जो है, यहाँ पे जीवन पहली बार संभव हुआ। तो इसको अगर आप लोगों को नोट करना है तो एक बार नोट कर लें। और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। ये जीवन की उत्पत्ति तो हमने देख ली किस तरीके से हुआ और कैसे विकास हुआ। अब हम इससे आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। जब हमारे पास लगभग अभी कितने तरह के जीव जंतु हैं, बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करें, जैव विविधता, लगभग कितने तरह के जीव जंतु अभी अवेलेबल हैं अर्थ पे, किसी को आइडिया है इसका? एनीवन? लगभग 16 लाख। ये आप लोग लिख लें, कहीं नोट कर लें, 16 लाख। और ये रोज बढ़ रहा है, तो ये नंबर कोई फिक्स नहीं है, ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। पर अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन जो एनसीईआरटी बुक्स आपकी कहती हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनके हिसाब से जो चीजें लिखी गई हैं, तो उसमें आपका 1.6 मिलियन लिखा हुआ है। 1.6 मिलियन इज इक्वल टू 16 लाख। तो जैव विविधता जो है अभी ये पृथ्वी पर लगभग 16 लाख अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। तो क्या इन सबको हम अलग अलग पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इतना समय हमारे पास नहीं है ना, कि हम सब हर ऑर्गेनिज्म को, हर जीव को अलग अलग पढ़ें। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने समय को बचाने के लिए, अपने श्रम को बचाने के लिए हम उन सबको कुछ ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, हम वर्गीकृत कर सकते हैं और उसके बाद उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये जो वर्गीकरण का काम होता है, क्लासिफिकेशन, इसके लिए आपको किसी आधार की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लेट्स सपोज कि हम किचन में जब सामान को क्लासिफाई करते हैं, हम सब्जियों को अलग रखते हैं, फलों को अलग रखते हैं, जो सैलेड के आइटम्स होते हैं उनको अलग रखते हैं, जो मसाले होते हैं उनको अलग रखते हैं। तो ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। तो उनके उपयोग के आधार पे उनका वर्गीकरण है।
अब किसी ने मान लो कलर के आधार पे कर लिया तो क्लासिफिकेशन तो वो भी होगा, लेकिन उसका आधार बहुत मजबूत नहीं होगा। और वो क्या करेगा, वो लाल वाली मिर्ची को लाल वाले टमाटर के साथ रख देगा और लाल वाले सेब को भी वहीं रख देगा। तो ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक जगह पे अलग अलग तरह की चीजें हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं है। तो वर्गीकरण जो है ये अलग अलग आधार पे किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आधार अगर आप अच्छा चुनते हैं तो आपका वर्गीकरण जो होता है वो भी अच्छे से होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप आधार जो है, आधार यानी कि बेसिस, आपके क्लासिफिकेशन का बेसिस अगर ठीक नहीं हो तो फिर वो क्लासिफिकेशन फेल कर जाता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, और आज की डेट में हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उस समय कैसे किया गया था, अब कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहली बार एरिस्टोटल ने ही क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को। तो एरिस्टोटल ने जो किया था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन टाइप का किया था। उन्होंने दो हिस्सों में बांटा था। तो पहले तो हम क्लासिफिकेशन देख लें क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब पुटिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, है ना, वर्गीकरण का। ऊपर नहीं दिख रहा है, नीचे थोड़ा दिख अभी विजिबल है? जी सर। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो है इसका मतलब हुआ कि भाई हम चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में हम छांट के रख रहे हैं, है ना? तो अलग अलग ग्रुप्स बना के उसमें रख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, उनमें समानता अथवा असमानता इसको ध्यान में रखते हुए, और हम उनको अलग अलग स्तंभों में विभाजित कर रहे हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की अगर हम बात करें, अभी आपसे अगर कोई पूछे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन का फादर कौन है, मॉडर्न, है ना, मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी आज की डेट में जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो इसके फादर कैरोलस लिनियस है। लेकिन जो एंशिएंट क्लासिफिकेशन है इसके फादर एरिस्टोटल को माना जाता है। तो मॉडर्न या एंशिएंट आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस चीज पे आपका ध्यान जाना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ये पहले व्यक्ति थे एरिस्टोटल, अरस्तु। तो अरस्तु ने सबसे पहली बार क्लासिफाई किया था और अरस्तु ने दो भागों में बांटा था पूरे जीव जगत को। उन्होंने दो हिस्सों में बांटा था, एक कहा था प्लांट्स होंगे और एक एनिमल्स होंगे। बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। तो इसमें कहा था उन्होंने पादप को रखा जाएगा और यहाँ पे जंतुओं को रखा जाएगा। लेकिन ये क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं थी, क्योंकि एनिमल्स अगर हम अलग ग्रुप बना लेते हैं तो क्या एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होंगे सबको इसी में रखना पड़ेगा। तो क्या ये सब एक जैसे होंगे? क्या अमीबा और हाथी और डायनासोर आपको लगता है सब एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। जो पक्षी हैं वो अलग हैं, जो मछलियां हैं वो अलग हैं, जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं वो अलग हैं। तो कैसे हम सारे एनिमल्स को एक जगह पढ़ सकते हैं? तो ये क्लासिफिकेशन की शुरुआत तो उन्होंने कर दी, नींव तो रख दी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से वो एक दिशा नहीं दे पाए। तो इसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन जो था ये फेल हो गया। इसके बाद दूसरे व्यक्ति जो आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया उसको कहा गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी को थोड़ा मॉडिफाई किया था और कुछ नहीं था। दो जगत वर्गीकरण, इसको हिंदी में दो जगत या द्विजगत लिख सकते हैं, द्विजगत वर्गीकरण। ये दिया था किसने? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। तो इन्होंने भी इन्हीं दो ग्रुप में बांटा, प्लेंटी और एनिमेलिया। थोड़ा नाम बदल दिया, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, यानी कि फिर से वही आ गया पादप जगत और जंतु जगत। लेकिन इसके अंदर भी इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशंस किए थे। बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था वो, बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, है ना। तो इसलिए इसको मेनली टू किंगडम क्लासिफिकेशन ही कहा जाता है। इसके अंदर जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन इससे कुछ बृहत था, ये कुछ विकसित था, है ना। अरस्तु वाले जो क्लासिफिकेशन था उससे कुछ विकसित था। उन्होंने प्लांट को और ज्यादा क्लासिफाई किया था, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको। और ये जो कैरोलस लिनियस है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है। उस बुक का नाम मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था, सिस्टेमा नेचुरे। ये लैटिन वर्ड है। कैरोलस लिनियस को लैटिन बहुत पसंद था। होता है ना कुछ लोगों को किसी भाषा से प्यार होता है ना। अब जैसे किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, कोई गाने भी सुनते हैं तो सबका अपना अपना हिसाब होता है ना। ऐसे किसी को भोजपुरी पसंद है, तो सबका अपना अपना भाई टेस्ट होता है। तो इनका टेस्ट जो था ये लैटिन भाषा में काफी अधिक था। आप देखें कितना ज्यादा प्रभावित थे ये लैटिन भाषा से। इनका नाम था कार्ल लिन। ये अस और अस नहीं था,
ये जो नाम में कैरोलस और लिनियस है ना, ये अस आ रहा है ना दोनों में, ये आपने देखा होगा ऐसा लैटिन नेम में होता है, ग्रीक और लैटिन नेम में जैसे ऐसा होता है जनरली, है ना। थियोफ्रास्टस जैसे नाम में देखो इस तरीके से, है ना, सॉलिडस, दिनारियस। तो जहाँ चीजों के भी नाम जो होते हैं, सिक्कों के भी नाम होते हैं, उसमें भी अस लगा होता है। तो ये चीजें जो है ये थोड़ा सा ग्रीक और लैटिन का कल्चर है। तो इन्होंने अपने नाम को सबसे पहले बदला, इन्होंने कहा भाई मेरा नाम कार्ल लिन आज से नहीं रहेगा, मेरा नाम रहेगा कैरोलस लिनियस। तो आप समझ लें कि ये व्यक्ति कितने प्रभावित थे ग्रीक और लैटिन भाषा से। तो उसी भाषा में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरा, इसलिए इंग्लिश से थोड़ा अलग लग रहा है। तो ये सिस्टम ऑफ नेचर है या नेचुरल सिस्टम है, तो वही चीज लिख सकते हैं, पर बुक को उसी लैंग्वेज में हमें नाम याद रखना, उसी टर्म को याद रखना जरूरी है, इसलिए मैंने इसी टर्म में लिख दिया। तो ये लैटिन भाषा की एक बुक थी। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। और अगर बात करें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था ना, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो अर्न्स्ट हैकेल उनका नाम था, अर्न्स्ट हैकेल। थर्ड वाला है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी त्रिजगत वर्गीकरण। देखो स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती है, एक दिन में सब डिस्कवरी नहीं हो जाती। तो पहले 2 किंगडम आ रहा है, इसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और आजकल चर्चा में है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सी गूज करके कोई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 6 जगत बना दिए हैं, है ना। इससे पहले 5 जगत वाला चलता था, लेकिन अब 6 जगत वाला आ गया है, पर वो हमारे कोर्स में अभी इंक्लूड नहीं हुआ, तो इतनी डिटेल से वहां चीजें नहीं आएंगी। हमें 5 किंगडम वाले तक डिटेल से जानना है और उसको समझना है, सीखना है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये दिया था जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अर्न्स्ट हैकेल। अर्न्स्ट हैकेल। इन्होंने देखा कि भाई प्लांटी और एनिमेलिया तो चलो ठीक है, हमने बना दिया प्लांटी और एनिमेलिया, लेकिन कुछ चीजें होती है जो ना प्लांटी में आ सकती है और ना ही एनिमेलिया में, जैसे कवक, फंजाई। कवक देखा होगा सबने, ब्रेड के ऊपर जो ब्रेड, जैसे सर्दियों के मौसम में या बोलो बरसात के मौसम में ब्रेड जब खुले में रह जाता है तो उसके ऊपर जो फफूंदी लग जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं फंजाई। ऐसे उसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लेना आप साइड में कहीं, राइजोपस बोलते हैं उसको, राइजोपस लिख दूं मैं, राइजोपस। जो ब्रेड मोल्ड होता है उसको राइजोपस बोलते हैं, ये एक तरह का फंजाई होता है ना, कवक होता है। तो ये कवक यही ब्रेड के ऊपर लग जाता है, जिससे उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। या यूं कहो कि फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये बहुत खतरनाक होता है। हमारा क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, खाना लिया, अंदर लिया, फिर उसको डाइजेस्ट किया, पर जो फंजाई है उसका अलग हिसाब चलता है। उसमें क्या चलता है कि भाई ब्रेड के ऊपर पहले वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जो पाचक रस होता है, एंजाइम बोलो जिसको, ये सबको पता होगा, भोजन पचाने में जो मदद करते हैं उनको पाचक रस या एंजाइम कहते हैं। तो वो एंजाइम पहले सीक्रेट कर देते हैं, यानी स्रावित पहले कर देते हैं एंजाइम, और जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में तब उसको अंदर लेते हैं। तो ये अलग हिसाब होता है। अब जब उन्होंने अपना एंजाइम उस फूड पे, मान लो ब्रेड पे वो साबित कर दिया, सीक्रेट कर दिया, तो ब्रेड जो है वो एक तरीके से बोलो स्पॉइल्ड फूड हो जाता है। उसको जो खा ले तो वहीं से फूड पॉइजनिंग की शुरुआत होती है ना। तो ये आपने कई बार केसेस सुना भी होगा फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग कुछ भी नहीं है, ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हमारे खाने पे अटैक कर देते हैं, पहले ही यूज कर लेते हैं और हम उसको देख नहीं पाते, तो इसकी वजह से जो होता है उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, है ना। तो फूड पॉइजनिंग यहीं से आता है। खैर हम अभी 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बातें कर रहे हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब डिजीज वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आ जाएंगे, 2 तो पहले वाले ही रहेंगे, प्लेंटी यानी कि पादप जगत, एंड द सेकंड वन इज एनिमेलिया मींस जंतु जगत, और तीसरा वाला आ गया था फंजाई जिसको हम बोले कवक। तो कवक जो था वो इन दोनों से अलग था, इसलिए कवक के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया किसने, अर्न्स्ट हैकेल ने। तो ये फंजाई के लिए अलग से ग्रुप बन गया। तो ये 2 किंगडम से बदल के कितने किंगडम का हो गया, 3 किंगडम का। अब इसके बाद जो अगला वाला आया वो था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया था, 4 किंगडम किसने दिया था उसको भी हम नोट करते हैं। ये ऊपर से नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको हटा दूं, जी सर हटा दीजिए। अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि समझ नहीं आ रहा हो या बहुत फास्ट लग रहा हो? अगर ऐसी कोई समस्या है तो बताएं, बिल्कुल उस पर ध्यान दिया जाएगा। किसी के साथ भी क्योंकि समय कम है इसलिए आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमें चलना है, लेकिन समझ में चीजें प्रॉपर आएंगी, इस चीज में कोई डाउट नहीं। अगर आप मतलब एडजस्ट कर रहे हो कि समय नहीं है तो जल्दी जल्दी पढ़ ले, वो चीज अच्छा नहीं है। आप प्रॉपर चीजों को समझ के पढ़ो, तभी आपका कंसेप्ट बनेगा और तभी चीजें याद रहेंगी। हर चीज का एक लॉजिक होता है, सीखने का तरीका होता है। आप सेम
फंडा हर सब्जेक्ट में नहीं लगा सकते। आप हिस्ट्री जैसे पढ़ते हैं या जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो चीज उस तरीके से आप साइंस नहीं पढ़ सकते, और जैसे साइंस पढ़ते हैं ऐसे हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो हर सब्जेक्ट का एक मेथोडोलॉजी होती है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर साइंस में आप रीजन नहीं जानेंगे, लॉजिक नहीं जानेंगे, बगैर समझे हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी आगे, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को भी लगे कि ऐसा कुछ फास्ट चल रहा है सिलेबस या कोई चीज स्किप हो रही है तो आप बेशक बताएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो चीज कराई जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखें अभी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या था? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर था, इसमें एक और ग्रुप आ गया था, ये दिया था कोपलैंड ने। कोपलैंड ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने दिया था ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें एक और किंगडम को इंक्लूड कर लिया गया, प्लेंटी तो था ही, प्लेंटी और एनिमेलिया ये तो काफी पहले से चल रहा था, और एक और आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जिसमें अमीबा आते हैं, है ना, प्रोटोजोआ जिसको हिंदी में बोलते हैं हम, प्रोटोजोआंस जो होते हैं वो इसमें आते हैं, और यहाँ फंजाई। अच्छा, कुछ जगह कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जहां पे आपको अर्स्ट हैकेल वाले क्लासिफिकेशन में, जो तीसरा वाला क्लासिफिकेशन है, यहाँ फंजाई की जगह आपको प्रोटिस्टा मिलेगा, है ना। तो दोनों आपको मिल सकता है, अलग अलग सोर्सेज पे ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं। पर अगर आप बात करें जो प्राइमरी है, जैसे फंगाई लिख सकते हो आप, फंगाई बहुत सारे जगहों पे मैंने भी देखा है कि फंजाई लिखा होता है और फंजाई ही सही है, लेकिन अगर प्रोटिस्टा लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ये इसमें थोड़ा सा मतलब एक तरीके से बोलो दुविधा है यहाँ पे कि ये जो 2 किंगडम है ये तो फिक्स है, तीसरा वाला प्रोटिस्टा इन्होंने दिया था या फंजाई दिया था, क्योंकि इसके तुरंत बाद चौथा वाला आ गया था, तो ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो अगर कोई प्रोटिस्टा भी बोले तो वो गलत नहीं होगा। तो आप इसको फंजाई प्राइमरी लिखना और साइड में लिख लेना कि प्रोटिस्टा भी यहाँ लिखा हो सकता है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने 3 कौन कौन से क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब किंगडम, क्योंकि जिस चीज पे कंट्रोवर्सी है वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल, है ना। और 4 किंगडम किसने दिया था? कोपलैंड। और ये 4 किंगडम कौन कौन से थे? प्लेंटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो प्रोटिस्टा में आते हैं खासकर प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा, यूग्लिना ऐसे जीव आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जाके पढ़ेंगे सबके बारे में अलग से। और पहले हम ये देख लें कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारे कोर्स मतलब जो अभी चल रहा है और जो वर्तमान में काफी रिलेवेंट है, चर्चनीय है, उसको देखें कि वो कौन सा क्लासिफिकेशन है। उसके बाद हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक और किंगडम बढ़ेगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? ये नाम तो काफी फेमस है और काफी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। बाकी चारों का पूछे या नहीं, लेकिन इसका कई बार पूछा जा चुका है। R.H. विटेकर इन्होंने दिया था, R.H. विटेकर ने। और 5 किंगडम कौन कौन से थे? 4 तो आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, सीक्वेंस वाइज लिखे थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया लगेगा। मोनेरा ये इसमें सबसे पुराने जीव, ज्यादातर बैक्टीरिया आते हैं। और दूसरा वाला प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लेंटी, और 5वां एनिमेलिया यानी जंतु। तो ये 5 हो गए आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये 5 आपके हो गए। अब इसमें थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी भी देख लें। मोनेरा में कौन आते हैं? जनरली बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु आते हैं, और ये होते हैं एक कोशिकीय। ये एक कोशिकीय होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। यानी दुनिया का जो सबसे पहला जीव था, जो सबसे पुराने जीव थे, वो इसी में आते हैं, मोनेरा, है ना। तो इसमें अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया हैं ये आते हैं। और अगर हम बात करें कि इनके फीचर क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, गुणधर्म, तो एक कोशिकीय होते हैं और इनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, कितने लोगों को इसका मतलब पता है प्रोकैरियोटिक का? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये 2 कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक जो है ये प्रिमिटिव सेल होता था, यानी कि पुराने तरह का सेल होता था। इसमें केंद्रक जो है वो भी क्लियर नहीं होता था, डिस्टिंक्शन नहीं होता था। इसके अलावा जो केंद्रक का जो मेम्ब्रेन होता है, यानी जो केंद्रक की भित्ति होती है, वो अलग से बनी हुई नहीं होती। जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये क्लियर नहीं होते। इसमें
क्रोमोसोम भी क्लियर नहीं होता है ना, गुणसूत्र जिसको कहते हैं। तो ये काफी पुराने तरह का सेल था। और जो यूकैरियोटिक वाला है वो डेवलप, जैसे ह्यूमन की बात करें तो इसमें यूकैरियोटिक सेल होता है। तो जो सबसे पुराने जीव थे उसमें जिस तरह की कोशिका पाई जाती थी उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। इसके बारे में हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्रॉपर डिफरेंस वहां पे सीखेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है ताकि आपको एक याद रहे कि हाँ हमने ये पहले टर्म देखा है। तो एक कोशिकीय होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी या विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं, कुछ जो है ये दूसरों से अपना खाना भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा जो है इसमें प्रोटोजोअन्स आते हैं जनरली, इनमें मूवमेंट नहीं होता। ये सबसे अच्छी चीज है, ये पॉइंट है जहां डिफरेंस होगा। अच्छी चीज तो खैर नहीं है, नॉन मोटाइल होते हैं, ये चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, इनमें गति नहीं होते, गति रहित होते हैं ये मोनेरा। ये बैक्टीरिया जो थे ये मूव नहीं कर सकते। चट्टानों पे हर जगह बहुत रेयर से रेयर हैबिटेट में ये रह सकते हैं। कितनी भी गर्म जगह हो, जलप्रपात हो, बिना ऑक्सीजन की जगह हो, कहीं पे भी ये रह जाते हैं, है ना। और प्रोटिस्टा जो है दूसरा वाला, इसमें यूकैरियोटिक सेल था। यूकैरियोटिक यानी कि इसमें विकसित वाला सेल था। ये प्रोकैरियोटिक अविकसित होता है, यूकैरियोटिक विकसित होता है। और ये भी इसका अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात करें तो ये जनरली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं यानी विषमपोषी। अब इसमें भी पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक किसको बोलते हैं? परपोषी, जो दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, यानी कि जो किसी दूसरे के बॉडी में रहकर, जैसे सर में जूं रहती है, बालों में, है ना, तो वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं। तो पैरासिटिक हो सकते हैं। सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, मृत जीवी, जो मरी हुई चीजों को खाएं उनको कहते हैं मृत जीवी। तो ये है ना, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, इनका मतलब पोषण का तरीका हो गया कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें इनकी और प्रॉपर्टी, ये मोटाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, इनमें गति होती है। आपने पढ़ा होगा अमीबा में, है ना, वो पैर की तरह जो स्यूडोपोडिया की तरह संरचना होती है, हम आगे पढ़ेंगे भी उसके बारे में, वो उसे मूव करने में हेल्प करता है। यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब इनके बॉडी पे मतलब मूवमेंट करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जिसको सीलिया लिखा होता है। सीलिया यानी कि पक्षमाभ। पक्षमाभ क्या होता है? पक्षमाभ छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे नाक के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे हेयर टाइप स्ट्रक्चर, जो चीजों को मूव करने में हेल्प करते हैं। या फिर एक बहुत बड़ा हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसी, जो धागे को आगे फेंक के किसी चीज में होल्ड कर ले, पकड़ के, और फिर अपनी बॉडी को खींच ले, तो उससे मूवमेंट करते हैं ये। तो यूग्लिना में वो होता है ना, उसको फ्लैजेला बोलते हैं, हिंदी में भी फ्लैजेला ही कहेंगे, फ्लैजेला, सीलिया, फ्लैजेला, ये सब चीजें इनके अंदर मूवमेंट के लिए होती है, यानी कि ये मूवमेंट कर सकते हैं प्रोटिस्टा। फंजाई की हम बात करें, फंजाई भी जो है, ये प्रोटिस्टा जो है ये भी जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं, पर कभी कभी ये मल्टीसेल्युलर भी, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, पर ये तो ज्यादातर टाइम पे मल्टीसेल्युलर ही होते हैं। फंजाई जो है ये मल्टीसेल्युलर होते हैं, है ना, अधिकतर। ऐसा नहीं है कि हर फंजाई मल्टीसेल्युलर होगा, यूनि भी हो सकते हैं, जैसे यीस्ट यूनिसेल्युलर होता है ना। तो मल्टीसेल्युलर की बात करें, इसमें ये फंजाई जो होते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं, और इनमें भी प्रोकैरियोटिक यानी कि विकसित वाला सेल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक, ये भी मोटाइल होते हैं, ये मोटाइल होते हैं, कहने का मतलब कि ये मूवमेंट, गति कर सकते हैं। और ये इसमें से कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, इनके अंदर ही आते हैं एल्गी। तो एल्गी को हम शैवाल कहते हैं। तो ये जो शैवाल होते हैं, कुछ शैवाल इसमें भी आते हैं, कुछ इसमें भी आते हैं, ये दोनों कंफ्यूजिंग है। कुछ शैवाल जो है अलग अलग कलर के होते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपको शैवाल आपने कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो शैवाल है ये अलग अलग कलर के होते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, या फिर ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, है ना, अलग अलग कलर में होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस वगैरह कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते हैं। तो कुछ एल्गी को, कुछ शैवाल को यहाँ रखा जाता है, कुछ शैवाल को यहाँ। तो आपसे पूछा जाए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में शैवाल की जगह कहाँ है, तो आप कहेंगे प्रोटिस्टा और फंजाई, यानी कि कवक, दोनों में। फंजाई को कवक बोलेंगे, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही कहते हैं। तो इन दोनों जगत में इसको 5 किंगडम यानी कि 5 जगत वर्गीकरण कहा गया। तो इन दोनों जगतों के अंदर ये पाया गया है, ठीक है, शैवाल। और मोनेरा में कौन है? बैक्टीरिया, ये हमने पढ़ लिया। और फंजाई तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, कवक इसमें मिलेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं, ये किसमें आ जाते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। प्लांटी आपको पता है, प्लांट किंगडम,
और एनिमेलिया आपको पता है एनिमल है ना, तो एनिमल और ये दोनों तो सबसे बड़े किंगडम है ना, तो ये दोनों मतलब इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये सबसे पुराना किंगडम है मोनेरा, है ना। मोनेरा में अगर हम बात करें और एक तरीके से नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें बाय नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसमें ज्यादा ऑर्गेनिज्म भी है ना इसी के अंदर। अगर हम बात करें कि डाइवर्सिटी किसमें ज्यादा है, तो प्लेंटी और एनिमेलिया, विविधता किसमें ज्यादा है, प्लेंटी और एनिमेलिया। तो इसलिए मैंने बोला वो दोनों बड़े किंगडम है, पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें ज्यादा है मोनेरा में, क्योंकि मोनेरा से प्रोटिस्टा के विकास होने में बहुत समय लग गया था। मोनेरा में कितने हजारों अरबों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, है ना, दुनिया में किसको आज तक जान नहीं पाया, रोज नए नए तरह के बैक्टीरिया ढूंढे जाते हैं। तो इनका जो संख्या है ये संख्या में ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें डाइवर्सिटी वगैरह की और कैसे अर्थ पे कितना जगह किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, या फिर किसने जो जीव हैं ये पावरफुल हैं, या हम ये बोलते हैं कि अबंडेंट है, ज्यादा पाए जाते हैं, तो उसमें प्लेंटी और एनिमेलिया। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं या तो पौधे देखते हैं या तो जानवर देखते हैं, इन लोगों को तो हम देख ही नहीं पाते इन चीजों को। तो इसलिए अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मोनेरा। शैवाल किसमें आता है, तो प्रोटिस्टा और फंजाई। और प्रोटिस्टा को कभी कभी फॉल्स प्लांट भी कहा जाता है, फॉल्स प्लांट, है ना। तो हालांकि ये आपके लिए जरूरी नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ लिख दूं, ये क्वेश्चन डीप हो गया काफी। फॉल्स प्लांट, है ना, ये प्लांट किंगडम से इसका थोड़ा सा लिंक होता है ना, जो पादप जगत होता है उससे थोड़ा सा लिंक होता है, इसलिए इसको कहा जाता है फॉल्स प्लांट। और प्लेंटी तो आपका प्लांट हो गया, इसके अंदर भी सब क्लासिफिकेशन होता है ना, जिसको हम पढ़ेंगे आगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर, सब मैं बताऊंगा आपको। और एनिमेलिया के अंदर तो 10 ग्रुप होते हैं, आपने याद है, आप शायद आपको याद हो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि, हालांकि काफी पहले की बात हो गई तो बहुत सारे लोग तो भूल भी गए होंगे। तो इसमें कुछ ऐसे नाम थे जो हमें समझ से ही बाहर थे, सिलेंट्राटा था, है ना, आर्थ्रोपोडा था, और वर्टिब्रेटा था, मैमेलिया था, ये सब हमने पढ़ा था। तो उस चीज को वहां पे रिवाइज करेंगे हम एनिमेलिया में। तो ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें बहुत डेप्थ में जाके आपको चीजें करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई है बस इतना याद रखेंगे, ये बहुत है आपके लिए, इससे डेप्थ में जाके कभी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, और 5 अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन एक एरिस्टोटल ने किया था, और बाकी 4 जो हमने क्लासिफिकेशन देखा ये अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से किया था, है ना। अब अगर हम बात करें नामकरण किस तरीके से होता है, ये मैं मिटा दूं। नामकरण, ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे लिखा जाता है, इस चीज पे हम थोड़ा फोकस करें। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर नामांकरण। नामांकरण किसको कहते हैं, ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना। क्योंकि नाम आप हिंदी में उसका अलग नाम होता है उसी जीव का, इंग्लिश में अलग होता है, ग्रीक में अलग होता है, फ्रेंच में अलग होता है, तो कैसे लोग पहचानेंगे यूनिवर्सल, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जब लोग बातें करेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि भाई हम एक ही ऑर्गेनिज्म की बातें कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा कि भाई हमें सबको ऐसा नाम देना पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया उसको जाने समझे, है ना। तो कोई एक नाम देना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, जनरली हम उसको बुलाते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम। जैसे इंसान का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये होता है होमो सेपियंस, तो ये इनका वैज्ञानिक नाम। तो ये वैज्ञानिक नाम जो है, वैज्ञानिक नाम ये किस तरीके से हम लिखते हैं, इसके लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं, हमें एक ही पढ़ना है तो हम एक पे ज्यादा फोकस रखेंगे, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके बारे में। और ये आप लोग लिख लेना कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके फादर कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के फादर कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस। कार्ल लिन उनका नाम था और उनको बाद में उन्होंने नाम बदल लिया था, तो कैरोलस लीनियस, है ना। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का फादर या टेक्सोनॉमी का फादर, है ना। टेक्सोनॉमी एक और ब्रांच होती है, क्लासिफिकेशन से मिलता जुलता टर्म है टेक्सोनॉमी। तो अगर कोई पूछे मॉडर्न क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी, तो दोनों के फादर कौन होंगे, कैरोलस लीनियस, इसके जनक। टेक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। आप पूछेंगे ये क्या है, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर दोनों को जब जोड़ दो आप, है ना, उसमें क्या किया था, बस चीजों को हमने क्लासिफाई, अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया था। तो क्लासिफाई करके और जब नाम लिख देते हैं तो ये दोनों को साथ में प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्गीकी।
तो ये वर्गीकी के जो फादर है ये है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। और जो नोमेनक्लेचर है इसके फादर भी है कैरोलस लीनियस। जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल, मैं यहाँ लिख दूं बाइनोमियल, ऊपर शायद दिख नहीं रहा होगा, देखो बाइनोमियल मतलब जिसमें दो पद हो, जिसमें दो टर्म हो, उसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसको हिंदी में बोलेंगे द्विनामांकरण पद्धति, द्विनामांकरण पद्धति। तो जिसमें दो पद हो तो उसके नामांकरण की पद्धति को हम क्या बोलते हैं, द्विनामांकरण पद्धति। तो ये जो है द्विनामांकरण पद्धति, इसमें दो टर्म लिखे जाते हैं, इसमें किसी भी चीज के नाम में दो टर्म्स लिखे जाते हैं, इसलिए इसको द्विनामांकरण कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो पहला टर्म होता है ये होता है जीनस, यानी कि इसको बोले तो वंश, किसी प्राणी का वंश क्या है। और जो दूसरा टर्म है इसको बोलते हैं स्पीसीज, स्पीसीज यानी कि जाति, उसकी जाति क्या है। तो इन दोनों चीजों को शामिल किया जाता है। जैसे होमो सेपियंस, तो होमो जो है वो क्या है, वो मनुष्य की जीनस है यानी वंश है, और जो स्पीसीज है वो क्या है, मनुष्य की सेपियंस। तो होमो सेपियंस ये हमारा नाम बन गया है ना, साइंटिफिक नेम। तो इसमें दो टर्म होते हैं इसलिए इसको बाइनोमियल कहा जाता है। और इसके बारे में कैरोलस लीनियस ने ही शुरुआत इसकी की थी, इसके फादर माने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक यहाँ पे भी लिखी थी, इनकी पुस्तक का नाम एक तो हमने पढ़ा सिस्टेमा नेचुरे है, और एक है स्पीसीज प्लांटेरम। ये जो बुक थी, इनकी बुक है, यहाँ लिख लेना आप लोग, ये बुक है स्पीसीज प्लांटेरम। ये इनकी दूसरी किताब है जो इन्होंने टैक्सोनॉमी या फिर नोमेनक्लेचर के बारे में लिखा है, नामांकरण के बारे में जिसमें लिखा है, उस बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। तो ये दोनों बुक इसकी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा किस तरीके से कि इन्होंने दोनों सीक्वेंस वाइज कैसे बुक लिखी। पहली बुक जो इन्होंने लिखी थी वो क्लासिफिकेशन के लिए लिखी थी, दूसरी बुक जो इन्होंने लिखी वो नोमेनक्लेचर के लिए लिखी थी, है ना। तो ये हमने एक एग्जांपल जैसे ये देखा होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो है ये क्या है, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम कहने का मतलब ये है कि इस नाम को अगर हम बोले तो यूनिवर्सली लोग समझ जाएंगे कि हम मनुष्य की बातें कर रहे हैं, है ना। वरना अलग अलग भाषा में मनुष्य को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, तो उससे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसको जो लिखा जाता है तो दोनों टर्म को अलग से अंडरलाइन किया जाता है। ये रूल होता है कि अलग से अंडरलाइन करना है आपको, एक साथ नहीं, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। या फिर आप प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में उसको टेढ़ा थोड़ा करके इटैलिक्स में प्रिंट करो ताकि अलग से ही आपको दिख जाए। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम कुछ और ऑर्गेनिज्म के नाम देख लें, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का पदानुक्रम। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे आपसे कोई पूछता है आपका नाम पता, आपकी पहचान, तो आपकी पहचान मान लो आप अपना नाम बताते हो, तो आपके नाम से तो कई सारे अलग लोग भी हो सकते हैं। तो आपने बता दिया, चलो पिता का नाम बता दिया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसका नाम और जिसके पिता का नाम बिल्कुल सेम हो, तो आप क्या करोगे, उसको अपना पूरा पता जो है एड्रेस बताओगे आप उसको कि भाई विलेज कौन सा है, पोस्ट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है ना, या फिर तहसील क्या है, वो सारी चीजें आप वहां बताओगे, पिन कोड क्या है। तो एक एड्रेस आपका कंप्लीट डिटेल्स होता है ना। तो उसमें आपको फिल करनी होती है चीजें, सब पहले से लिखा होता है, विलेज क्या है आपका, स्ट्रीट क्या है ना, हाउस नंबर क्या है। तो ये चीजें एक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है। तो ऐसे ही जब हम जीवों को भी पहचानते हैं तो उनके लिए भी एक ऐसा ही पदानुक्रम या फिर हिरार्की का यूज करते हैं। तो ये हिरार्की में क्या क्या चीजें आती है, हिरार्की जो है ये सबसे पहले शुरू होती है किंगडम से। जो हमने 5 किंगडम पढ़ा, अभी 5 किंगडम होते हैं, है ना। इसको हिंदी में क्या कहें, जगत कहें। और किंगडम के अंदर क्या होते हैं, फाइलम होते हैं या डिवीजन होते हैं। डिवीजन होता है प्लांट के लिए, फाइलम होगा एनिमल्स के लिए। फाइलम किसके लिए होगा, जंतुओं के लिए। प्लांट के लिए होगा तो क्या टर्म यूज करेंगे, फाइलम, और एनिमल्स के लिए होगा तो क्या टर्म यूज करेंगे, डिवीजन। इसको बोलेंगे संघ और इसको बोलेंगे भाग, ठीक है। तो किंगडम के अंदर क्या होंगे, एक किसी एक किंगडम के अंदर अलग अलग फाइलम होंगे या अलग अलग डिवीजन होंगे। फिर क्या होगा, फिर आएगा क्लास। फिर क्लास के बाद मैं यहां लिख दूं, शायद नीचे दिखेगा नहीं, क्लास के बाद आप लोग सीक्वेंस में ही लिखना
है ना। क्लास को हिंदी में क्या बोले, क्लास को हिंदी में गण बोल सकते हैं, है ना, गण। तो एग्जैक्ट टर्म जो है इसके लिए, क्लास के लिए गण या वर्ग, है ना। क्लास को हिंदी में वर्ग लिखिए, वर्ग। तो इसमें मैंने कहा था इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी थोड़ी आसान है, हिंदी में सब एक जैसा लग रहा है, संघ हो, भाग हो, वर्ग हो, है ना, परिवार हो, फैमिली हो, सब एक जैसा लग रहा है। तो इंग्लिश में थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लास के बाद फिर ऑर्डर, है ना, ऑर्डर को बोलेंगे हम गण। फिर आएगा फैमिली, फैमिली को हम बोलेंगे कुल। फिर आएगा जीनस, जो हम नाम में भी यूज करते हैं, जो मैंने आपको यहां बताया, ये जीनस, है ना, जीनस को बोलेंगे वंश। और फिर आएगी स्पीसीज, जिसको बोलेंगे जाति, ये जाति, है ना, इस तरीके से। तो ये पूरा हमारा चलेगा, यानी अब इसको समझें किस तरीके से ये चलता है। ये ऐसे होगा कि एक किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम होंगे, कई सारे डिवीजन होंगे, एक डिवीजन के अंदर कई सारे क्लास होंगे, एक क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर होंगे, एक ऑर्डर के अंदर कई सारे फैमिली होंगे, एक फैमिली के अंदर कई सारे जीनस होंगे, और एक जीनस के अंदर भी बहुत सारे स्पीसीज होंगे। जैसे बिल्ली और बाघ, आप देखते हैं दोनों में कितनी सिमिलरिटी है दिखने में, साइज वाइज नहीं पर दिखने में बहुत सिमिलरिटी होती है। क्यों? क्योंकि दोनों की फैमिली सेम होती है। जिसकी स्पीसीज सेम हो वो तो और सिमिलर होते हैं। दो बाघ को देख लीजिए, बिल्कुल सिमिलर, है ना, बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं। तो दोनों सेम स्पीसीज के हैं तो उनमें सिमिलरिटी सबसे अधिक होती है। दो सेम फैमिली के होंगे तो उसमें सिमिलरिटी होगी लेकिन स्पीसीज से कम होगी, और दो सेम किंगडम के होंगे तो उसमें तो सिमिलरिटी और भी कम होगी। तो सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें होती है? स्पीसीज में। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं इस हिरार्की में, पदानुक्रम में, तो जो सिमिलरिटी है, जो समानताएं हैं, वो धीरे धीरे क्या होती रहती हैं? घटती रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है, नहीं तो ऑप्शन दे देंगे तो कंफ्यूज करेंगे, और यहाँ देख के तो ज्यादा लग रहा है कि हो गया, पर जब कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो जाएगा तो फिर वहां थोड़ा है ना, हो सकता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो इसलिए इसको पूरा जैसे भी नेमोनिक्स बना के हो या जैसे भी हो, इस चीज को आपको याद रखना है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो नोमेनक्लेचर में हम सिर्फ इन दोनों का यूज करते हैं, जीनस का और स्पीसीज का। और बाकी अगर आपसे कंप्लीट उसका पूछा जाए कि डिटेल्स बताओ, तो आपको तो सबका नाम बताना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे कोर्स में है नहीं कि हम किसी एक ऑर्गेनिज्म का, इंसान का किंगडम क्या है हमें पता है, एनिमेलिया होगा, लेकिन अब फाइलम कौन सा है और ऑर्डर कौन सा है, फैमिली क्या है, ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें जीनस और स्पीसीज ये जानना है सिर्फ। ठीक है, और कुछ ऐसे जंतु हैं और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका नाम हमें याद रखना है, वो देख लेते हैं। कुछ नाम जो हमें याद रखने, एक तो यहाँ मैंने लिख दिया होमो सेपियंस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये मनुष्य का नाम है तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और कुछ और नाम है जो मैं लिख दूं, पहले ये नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको रब करूं, किसी का रह तो नहीं रहा? तो लास्ट वाला एक बार और समझा देते हैं। ये जो नीचे लिखा है ये ना, जी सर। हाँ, इसमें जैसे इसको दोबारा एक बार समझते हैं क्या चीज है ये। आप देखें, जैसे इसको एग्जांपल से हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि भाई आप अपना एड्रेस बताएं, तो आप सबसे पहले क्या बताते हैं? आपकी कंट्री कौन सी है, आपका स्टेट क्या है, अब आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, और इसके अलावा आपका ब्लॉक जो है, ये तहसील है, वो क्या है, इसके अलावा आपका पोस्ट क्या है। तो ये चीजें अब आप देखें, ध्यान से देखें, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक कंट्री के अंदर कई सारे स्टेट होते हैं, इंडिया में भी है। एक स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक के अंदर कई सारे पोस्ट होते हैं, और एक पोस्ट के अंदर भी कई सारे विलेजेस होते हैं। पोस्ट या पोस्ट ऑफिस लिख लीजिए, तो ये विलेजेस होते हैं। तो एक पोस्ट ऑफिस के अंदर कई सारे विलेजेस आ जाते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि अगर दो इंसान सेम विलेज से हो तो आपको सेम उनका कल्चर सेम दिखेगा, सेम तरीके से वो रहेंगे, रहन सहन, खाना पीना एक जैसा होगा। लेकिन एक कंट्री के जो दो लोग होंगे वो थोड़े कम सिमिलर होंगे। हाँ, अगर एक विलेज के दो लोग हो तो ज्यादा सिमिलरिटी होगी, दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, पर्व त्योहार सब साथ में मनाएंगे, है ना, एक जैसे दिखेंगे भी। अब दो साउथ इंडिया के किसी विलेज से आप दो पर्सन को उठा लीजिए तो दोनों सेम दिखेंगे। अच्छा, एक पोस्ट ऑफिस से उठा लीजिए आप अपने गांव से, बगल वाले गांव से, तो हो सकता है ऐसा हो कि आप किसी और दिन कोई त्योहार मनाते हो, वो किसी और दिन मनाते हो, या हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ तौर तरीके अलग हो, उनके यहाँ कुछ अलग हो।
अब बात करें एक ब्लॉक, तो एक ब्लॉक में जैसे हमारे पास 2 4 5 10 गांव है, तो उसमें एक गांव आप किसी एक पोस्ट ऑफिस से उठा लीजिए, दूसरा गांव किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस से उठा लीजिए, दोनों लोगों को कंपेयर करिए तो शायद वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे और सिमिलरिटी तो काफी कम मिलेगी। अब एक ब्लॉक में से दो लोगों को तो और कम सिमिलर होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट के दो लोग, अब डिस्ट्रिक्ट तो काफी बड़ा होता है, कई सारे गांव होते हैं, कुछ मिलेंगे आपको, कुछ लोग तो कहेंगे यार हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती, कुछ मिलेंगे तो कहेंगे यार हमारे यहाँ तो बाढ़ ही आती रहती है, तो दोनों में सिमिलरिटी कम हो गई। तो ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं तो जो समानता है ये कम होती जा रही है। सेम चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे हम कहाँ से शुरू करते हैं, स्पीसीज से शुरू करते हैं। अगर हमें कोई कहता है कि भैया ये एनिमल कौन सा है बताओ, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले उसकी स्पीसीज बताते हैं, फिर क्या बताते हैं, जीनस, है ना। तो सबसे पहले उसकी जाति बताएंगे क्या है, फिर बताएंगे कि उसका वंश क्या है, लेकिन इससे भी क्लियर नहीं हुआ तो हमें ऊपर और बताना पड़ेगा। तो इससे ऊपर हम बताएंगे कि उसकी फैमिली क्या है, यानी कि उसका कुल क्या है। इससे ऊपर हम बताएंगे कि उसका ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर को बोले तो गण। उससे ऊपर अगर हम पता करें तो इसका क्लास क्या है, जिसको बोले हम क्लास को बोले तो वर्ग। और इससे ऊपर जब सबसे ऊपर वाले लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, फाइलम, डिवीजन, सबसे ऊपर वाले पे तो किंगडम आएगा। इससे ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या आ जाएगा, किंगडम। तो इसमें भी सेम चीज है कि एक किंगडम में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उसको हमने फाइलम या डिवीजन में बांट दिया। अब एक डिवीजन में भी बहुत सारे हैं तो उसको हमने क्लास में बांट दिया, फिर हमने ऑर्डर में बांट दिया, फिर फैमिली में, फिर जीनस में, और फिर स्पीसीज में। अब एक स्पीसीज के दो एनिमल लेंगे हम, दोनों दो कैट लेते हैं, दोनों कैट लेते हैं, कैट 1 कैट 2, दोनों बिल्कुल सिमिलर होंगे। लेकिन अगर एक जीनस के दो ऑर्गेनिज्म लेंगे, एक जीनस के दो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप बात कर लो पोटैटो की और ब्रिंजल की, है ना, ये दोनों सेम जीनस के होते हैं, तो क्या दोनों इतने सिमिलर हैं जितने कि दो आलू होते हैं? नहीं है, आलू में और बैंगन में अंतर है। तो दो एक स्पीसीज के जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, लेकिन यहाँ आते आते जो समानता होती है कम हो जाती है। फिर ऊपर जाओ, फैमिली तो और बड़ी चीज हो गई, तो फैमिली में सिमिलरिटी और कम हो जाएगी। फिर ऑर्डर, ऑर्डर में तो और जीव आ गए, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो समानता क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे यहाँ इंसानों के साथ है, सेम चीज यहाँ ऑर्गेनिजम्स के साथ है। तो यहाँ पे आपके कितने पदानुक्रम होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये हिरार्की में कितने स्टेप्स होते हैं, 7 होते हैं। किंगडम सबसे बड़ा होता है और स्पीसीज सबसे छोटा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन कैरेक्टर्स यानी कि उभयनिष्ठ गुणधर्म किस में ज्यादा होते हैं, आप कहेंगे स्पीसीज में ज्यादा होते हैं। और उभयनिष्ठ गुणधर्म किस में कम होते हैं, तो किंगडम में कम होते हैं। जैसे एग्जांपल एक और देखिए, आप मान लीजिए आप एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं, आप मनुष्य हैं, और जो कॉकरोच है वो भी एनिमेलिया के अंदर आता है, या ऑर्थ्रोपोडा में आता है। तो क्या आप अपने आप को एक कॉकरोच से कंपैरिजन करके बता सकते हैं कि दोनों में क्या सिमिलर है? बहुत कम चीजें सिमिलर मिलेंगी। लेकिन अगर आप अपनी स्पीसीज के दूसरे व्यक्ति से खुद को कंपेयर करें, चाहे वो चाइनीज इंसान ही क्यों ना हो, उससे अगर खुद को कंपेयर करें तो कुछ हद तक आप मिलते जुलते होंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ सबसे ज्यादा सिमिलरिटी होती है और यहाँ सबसे कम होती है। अभी क्लियर है सबको? जी सर। तो अब हम कुछ नाम देख लें, कुछ ऐसे नाम जो पेपर में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि याद करना भी हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड नेम्स देखते हैं जो हम याद रखेंगे, जो पेपर में हो सकता है कहीं आ जाए हमारे पास, तो हम इसको टैकल कर पाए। तो ह्यूमन का नाम तो हमने देख लिया। ह्यूमन का नाम क्या होता है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। और इसके बाद अगर हम बात करें जैसे फ्रॉग, फ्रॉग का नाम एक आध बार पूछा गया है, किसी किसी पेपर में कभी कभी आ जाता है। रेना टाइगरीना, ये नाम है इसका, है ना। टाइगरीना है, टाइगर नहीं है। तो नाम है, साइंटिफिक नेम है, तो इंग्लिश नहीं है, दूसरी भाषा है, तो हम उसको शब्दशः ऐसे नहीं मानेंगे कि टाइगरीना है तो टाइगर होगा। लॉयन को बोलते हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। लॉयन और लेपर्ड और जो टाइगर होता है, ये तीनों सेम फैमिली का होता है। टाइगर का क्या होगा? पैंथेरा टाइगरिस, है ना। टाइगर का होगा पैंथेरा टाइगरिस। तो ये मतलब सेम, इनका जीनस सेम होता है। देखो ये जीनस नेम है ना, तो ये जीनस जो है ये सेम होता है किसका? लॉयन का, लेपर्ड का और टाइगर का, इन तीनों का सेम होगा। ठीक है। अगर हम कैट की बात करें
तो कैट होगा फेलिस कैटस, या कुछ जगहों पे फेलिस डोमेस्टिका भी लिखा होता है। इन नामों को आप अंग्रेजी में याद रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉग को क्या लिख सकते हैं हम? कैनिस फैमिलियारिस, कैनिस फैमिलियारिस ये नाम है। मैंगो का नाम क्या होता है? मैंगो का नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। पोटैटो का क्या नाम होता है? पोटैटो का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोजम। पी प्लांट का क्या नाम होता है? पी प्लांट का नाम होता है पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। तो ये नाम होता है। और तुलसी, एक और तुलसी है, उसका नाम भी अगर हम लिख लें, तुलसी ओसिमम सैंक्टम, ओसिमम सैंक्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स या कुछ फ्रूट्स हैं जिनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पेपर में आ सकते हैं, तो हमें इनका नाम याद रखना है ना। इसके अलावा तो हजारों करोड़ों नाम हैं, तो हम सबको अब याद नहीं रख सकते। तो जो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं चीजों को थोड़ा सा देख के हम चलेंगे। और अगर हमसे पूछा जाए कि भाई जो एनिमल्स हैं इनका नाम कौन रखता है, इनका नाम रखते हैं ICZN। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये नाम होता है इसका फुल फॉर्म। यानी कि जंतुओं के नामांकन का अंतरराष्ट्रीय कूट, अंतरराष्ट्रीय कूट, ये इसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और जो प्लांट का नाम होता है ना, प्लांट्स का नाम जो होता है वो कैसे रखा जाता है? वो रखा जाता है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसको अब बदल के ICN कर दिया गया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। हिंदी में बोले तो यहाँ जंतुओं लिखा था, यहाँ लिखेंगे पादपों के वर्गीकरण, सॉरी नामांकन, पादपों के नामांकन का अंतरराष्ट्रीय कूट, इसको बोलेंगे। लेकिन अब जो है इसके साथ साथ ये जो हमने बोटेनिकल वर्ड यूज किया था, सर इंटरनेशनल फर्स्ट वाला क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो क्या करती है? जंतुओं के नाम रखती है ना। ये जंतुओं के नाम डिसाइड करती है। और ये जो BN है ये बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, तो ये पौधों के नाम रखती है। लेकिन अब इसको ICN कर दिया गया है, तो ये सिर्फ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर है। तो इसमें एल्गी, फंजाई और प्लांट तीनों का नाम अब इसी के हिसाब से लिखा जाता है, इसलिए बोटेनिकल वर्ड हट गया। बोटेनिकल था तो सिर्फ प्लांट के लिए था, अब इसमें किसका किसका नाम लिखा जाता है? प्लांट, फंजाई एंड एल्गी। एल्गी को शैवाल कहते हैं। इन तीनों का नाम लिखा जाता है ICN में, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ नाम लिखने का तरीका, नॉमेनक्लेचर का तरीका, कि किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। 2 टॉपिक्स थे आज, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड द सेकंड वन वाज नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो अब आप लोग बताएं कि इस टॉपिक में क्या कुछ अगर रह रहा है या कुछ डाउट है, कुछ परेशानी हो आप लोगों को, तो इसको दोबारा क्लियर किया जाए। नहीं तो फिर हम अगली क्लास से फिर आगे के टॉपिक्स को अपना शुरू करेंगे। ये दोनों टॉपिक इतना ही था, और इतना ही चीजें हमें इतनी ही अच्छे से कमान करनी है। बहुत ज्यादा के चक्कर में नहीं भागना, क्योंकि इससे बाहर की चीजें नहीं आएंगी। आप अपना प्रश्न पत्र क्वेश्चन बैंक उठा के देख लें, इससे बाहर की चीजें नहीं आई हुई हैं। तो इतने को फोकस करके आप अच्छे से कमान करके चलें, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कभी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, एग्जाम्स में। आप बताएं अगर किसी चीज को दोबारा बताना हो तो, किसी को कोई डाउट, दिक्कत? एनीवन? No, sir.